चलो गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना। अब जो ये दोनों सेक्शंस हम देखने वाले हैं, इसको बड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कठिन नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। और चूंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते। ओके, तो मैंने दिए भी है कुछ एग्जाम्पल्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सेक्शन 194N, अब ये क्या बोलता है? गवर्नमेंट कैश के ट्रांजैक्शंस को रोकना चाहती है, राइट। कैश का ट्रांजैक्शन जितना कम हो, उतना गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेस के लिए अच्छा हो, या गवर्नमेंट टैक्स चोरी के एंगल से इसको रोकना चाहती है। ओके, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो, अगर कोई पर्सन, एनी पर्सन, वो कैश विड्रॉ करता है ना, वो क्या कर रहा है, कैश विड्रॉ, और वो कैश का विड्रॉवल कहां से, या तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक हो सकती है, तो ये कोऑपरेटिव बैंक या नेशनलाइज बैंक, शेड्यूल बैंक, ये बैंक से अगर कैश विड्रॉल हो रहा है और वो कैश विड्रॉल साल भर में 1 करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा है, 1 करोड़ रुपीज से ऊपर अगर कैश विड्रॉल जा रहा है, तो फिर जो पेयर है, मतलब कौन पे कर रहा है इनको, बैंक, राइट। ये जो बैंक पे कर रही है, या कोऑपरेटिव या शेड्यूल बैंक जो पे कर रही है, इन लोगों को टीडीएस डिडक्ट कर, इन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है। किसका? ये एनी पर्सन का। अगर इन्होंने पेमेंट कितना किया, 1 करोड़ रुपए से ऊपर कैश विड्रॉ कर, मेरे एंगल से मैंने बोला कैश में विड्रॉ करूंगा, मतलब ही बैंक के एंगल से क्या, बैंक उनको पेमेंट कर रही है, तो वो पेमेंट पे फिर बैंक को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब वो कितने परसेंट, क्या, कैसे डिडक्ट करना, कब डिडक्ट करना, उस सब अपन देखें। ओके, एक पॉइंट और उसमें ध्यान रखो, मान के चलो ये है बैंक, कोई कौन सी बैंक, देना बैंक। अब देखो, बैंक का नाम ही देना बैंक है, तो लेने वाला आ गया कौन, मिस्टर मिस्टर दानिश, मिस्टर दानिश थे। तो इन लोगों, इसने क्या किया, देना बैंक से बहुत कैश विड्रॉ की, बहुत मतलब कितना सर, साल भर में इसने 1.5 करोड़ रुपीस की कैश विड्रॉ की, 1.5 करोड़। अब सवाल ये उठा कि टीडीएस जो कटेगा, वो टीडीएस 1.5 करोड़ पे कटेगा क्या, मतलब बैंक, देना बैंक को जो टीडीएस काटना है, वो टीडीएस कितने रुपीस पे काटेंगे। तो लॉ मेकर्स ने बोला है कि ये जो टीडीएस है, ये 1 करोड़ के ऊपर जितना अमाउंट है, 1 करोड़ के ऊपर, मतलब यहां 1 करोड़ के ऊपर कितना अमाउंट है, 50 लाख, तो ये 50 लाख पे टीडीएस कटेगा। पर ध्यान से समझना, यहां पे लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे। तो अगर ये 1.5 करोड़ की जगह 1.20 करोड़ रुपीस विड्रॉ होता था, तो फिर टीडीएस कितने लैक्स पे काटा जाता था, 20 लाख पे काटा जाता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वही वहां पे सब समझाया। देखो, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल, देखो क्या लिखा है, इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। ओके, एक्सक्यूज मी। तो 1 करोड़ के ऊपर जितना कैश विड्रॉ करोगे आप, उसके ऊपर टीडीएस है ना। इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, उसके ऊपर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1.2 करोड़ विड्रॉ किया, तो आगे का जो 20 लाख है, उसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। पेयर कौन होना चाहिए, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर पोस्ट ऑफिस। यहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह को इंक्लूड नहीं किया, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, अगर यहां से कोई पेमेंट होता है, तो फिर उसके, वो बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज या पोस्ट ऑफिस को टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। पेई कौन है, देखो, पेई एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, कैश विड्रॉ करने वाला कोई भी पर्सन हो सकता है। और कितने परसेंट से काटना है गाइस, 2% से, 2% से इस टीडीएस को काटना है, बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। मतलब क्या, मतलब यहां जो 1 करोड़ 50 लाख का विड्रॉल किया, 1 करोड़ 50 लाख का, तो 50 लाख रुपए पे बैंक को, 50 लाख रुपए पे बैंक को 2%, मतलब ही 1 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 2%, दैट इज 1 लाख रुपीज का टीडीएस डिडक्ट करना। अरे समझे? और वो 1 लाख का टीडीएस जो है,
वो दानिश के क्रेडिट में गवर्नमेंट बैंक भर दे। अरे समझ में आया? 1.2 करोड़ का विड्रॉल है तो फिर 20 लाख पे 2% मतलब 40,000 और 20 लाख पे 2% मतलब 40,000 राइट इंटू 2% 40,000 रुपीज गवर्नमेंट दानिश के क्रेडिट में भर दे एंड सो ऑन राइट। तो जो ऊपर 1 करोड़ के ऊपर जो अमाउंट है उसके ऊपर टीडीएस काटना है। ओके एज सिंपल एज दैट। नाउ अब एक पॉइंट और बहुत अच्छे से समझ राइट। ये क्या है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। देखो लेट्स से ये आपका ईयर है। ओके लेट्स से दिस इज 21-22, ये आपका प्रीवियस ईयर है। ओके अब ये प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट ने बोला कि अगर किसी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर पोस्ट ऑफिस को टीडीएस डिडक्ट करना हमने देखा था राइट। अब कितने परसेंट से वो भी हमने देखा 2% से, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट डाल दिया। क्या पॉइंट डाला देखो पहले पढ़ लेते अपन। टीडीएस एप्लीकेबल ओनली इफ द पेयर मतलब बैंक हो गए पेइंग द सम और एग्रीगेट सम ऑफ कैश in excess of 1 crore rupees in the previous year from one or more accounts maintained by the payee। मतलब क्या? तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपके प्रीवियस ईयर में जो अकाउंट है आपका वो देना बैंक में। ओके अब देना बैंक में आपके एक पर्सन का कुछ सेविंग अकाउंट है, फिर उसी का करंट अकाउंट भी है। हो सकता है अलग अलग टाइप के अकाउंट हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जनरली बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। तो सवाल ये उठा कि ये जो 1 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ के ऊपर टीडीएस काटना है, बट ये 1 करोड़ की जो लिमिट है गाइस, ये अकाउंट वाइज देखी जाएगी क्या? मतलब सेविंग अकाउंट से टीडीएस तभी कटेगा अगर ये दानिश ने 1 करोड़ के ऊपर सेविंग अकाउंट से विड्रॉ किया, करंट अकाउंट के लिए 1 करोड़ अलग, ऐसा होगा क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अगर एक बैंक है और आप एक बैंक में डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करें, मतलब पे जिसको पे कर रहा है वो एक से ज्यादा अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो वो सब बैंक जैसे सेविंग अकाउंट से उसने 70 लाख का विड्रॉल किया और करंट अकाउंट से उसने 60 लाख का विड्रॉल किया, तो ये दोनों मिला के देखा जाएगा क्या ये 1 करोड़ से ऊपर है। इफ द आंसर इज यस तो फिर ऐसे केस में 30 लाख रुपीस पे अब टीडीएस कटेगा। अरे समझ में आया? बट मान के चलो इसके दो अकाउंट है, लेट्स से एक देना बैंक में और एक है लेट्स से बैंक ऑफ इंडिया बीओआई में। ओके अब देना बैंक में सेविंग अकाउंट है उसका, और इसका जो करंट अकाउंट है गाइस, ये करंट अकाउंट इसका बैंक ऑफ इंडिया में, और बैंक ऑफ इंडिया से उसने 60 लाख रुपए विड्रॉ की करंट अकाउंट से, या कोई सेविंग अकाउंट है उसका वापस सेविंग ऑब्लिक करंट, लेकिन ये बैंक ऑफ इंडिया। तो बताओ अब टीडीएस कटेगा? द आंसर इज नो, है ना? तो क्योंकि ये बैंक को देना बैंक को बैंक ऑफ इंडिया के ट्रांजैक्शन पता ही नहीं चल सकते, तो यहां दोनों बैंक मिला के भले ही 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है बट टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। अरे बात को समझे? ओके द नेक्स्ट पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो क्या। If the payee has not furnished the return of income for all of the 3 assessment year relevant to the 3 previous year for which the time limit of the return of income under section 139(1) has expired immediately preceding the previous year in which the payment of sum is made to him, the TDS would be deducted as follows। सर कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान दो, लिसन देखो। अब लेट्स से ये आपका ईयर है 21-22, है ना, ये आपका ईयर। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये ईयर में लेट्स से इसके पिछला ईयर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते, 2021 है ना, इसका प्रीवियस ईयर है 2020। अब ये प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट यहां पे आएगी, ये ईयर में आएंगे ना, 2021 की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट यहां पे आएगी। जैसे हो सकता है एसएससी की 31 जुलाई हो सकती है या फिर 31 अक्टूबर हो सकती है, हमने देखा राइट।
लेकिन ये ड्यू डेट्स का कहां पे आएगी, 2021 की, ये आएगी 21-22 में। और आपको टीडीएस कौन से ईयर का डिडक्ट, हम ये इस ईयर में टीडीएस डिडक्ट करना या नहीं, ये हम ये ईयर चेक कर, 21-22 में चेक कर। तो उन्होंने क्या बोला, देखो ये 21-22 को छोड़ दो, क्योंकि ये ईयर की ड्यू डेट जो है 139(1) की ड्यू डेट जो है ये उस ईयर में आ रही जिस ईयर में हमको टीडीएस डिडक्ट करना। तो ऐसा ईयर है, कौन सा ईयर, ऐसा ईयर जिस ईयर में हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, उस साल, देखो ध्यान दो, उस साल अगर ड्यू डेट जिस साल की आ रही है ना, ये 21-22 में इस साल की ड्यू डेट आ रही है, तो ये साल को छोड़ दो आप, ये साल को छोड़ दो, और इसके प्रीवियस 3 ईयर्स देखो, इसके प्रीवियस 3 ईयर जिनकी ड्यू डेट ये 21-22 में नहीं आ रही है, मतलब जिस साल हम टीडीएस डिडक्ट करने जा रहे हैं उस साल में ड्यू डेट नहीं आ रही, लेट्स से ये कौन से ईयर होंगे, देखो 1920, 1819 और 1718। तो ये तीनों ईयर्स की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 21-22 में नहीं आ रही, मतलब 139(1) इस साल में नहीं, कौन से, ये 3 ईयर की, ये 3 ईयर की, राइट। तो अगर ये तीनों ईयर्स का रिटर्न, अगर ये तीनों ईयर्स का रिटर्न असेसी ने नहीं भरा होगा, ध्यान दो, नहीं भरा होगा, कहां तक, ड्यू डेट तक उसने रिटर्न नहीं भरा होगा, तो फिर क्या होगा, देखो ध्यान से सुनता, देखो अब ध्यान से सुन, हमने क्या देखा, 21-22 हमने एक बेस ईयर माना जिस ईयर में हमको टीडीएस की लाइबिलिटी चेक करना है कि टीडीएस की हमने, क्योंकि कैश विड्रॉ कौन से ईयर में किया है, 21-22 इस ईयर में हमने कैश विड्रॉ किया। अब हमें चेक करना है कि कितना टीडीएस काटना है। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि बैंक क्या करेगी, बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक क्या करेगी, उसका जिस साल का आपको देखना है उसका प्रीवियस ईयर आप छोड़ दो, ये ईयर का, ये जो ईयर है 21-22 इससे लास्ट ईयर आप छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये लास्ट ईयर की ड्यू डेट हमारे ही ईयर में आ रही है, मतलब जिस साल अपन चेक कर रहे हैं वेदर टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड और नॉट, वो ईयर छोड़ के जो पीछे के 3 ईयर है, वो पीछे के 3 ईयर में अगर असेसी ने रिटर्न नहीं भरा होगा ड्यू डेट तक, असेसी ने रिटर्न नहीं भरा होगा ड्यू डेट तक, तो क्या बोला उन्होंने, ये जो 1 करोड़ की लिमिट है अब वो 20 लाख पे ही आ जाएगी। अगर ये कैश विड्रॉवल अब 20 लाख के ऊपर चले गया, इफ इट एक्सीड्स 20 लाख, तो फिर टीडीएस काटना है गाइज 2%, और ये कैश विड्रॉवल अगर 1 करोड़ रुपए के ऊपर चले गया तो टीडीएस काटना है 5%, राइट। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, असेसी है मिसेस साक्षी। अब ये साक्षी ने क्या किया, देखो साक्षी ने क्या किया, ये प्रीवियस 3 ईयर का रिटर्न नहीं भरा, ये प्रीवियस हम 21-22 में उसका पिछला साल छोड़ दिया और उसके लास्ट के 3 ईयर्स देखे, उस 3 ईयर का उसने रिटर्न नहीं भरा, और उसने कैश विड्रॉ कितना किया, लेट्स से उसका कैश विथड्रॉवल है, ये कैश विड्रॉल है गाइज उसका 1.6 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ 60 लाख। तो फिर उसका कितने रुपए पे कितना टीडीएस काटना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या बोला, देखो 20 लाख के ऊपर जितना जाएगा 1 करोड़ तक उसके ऊपर 2%, मतलब 20 लाख से 1 करोड़ तक कितना ऊपर, 80 लाख, 80 लाख पे टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2%, और 1 करोड़ से ऊपर जितना भी जाएगा मतलब 60 लाख, इसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5। बैंक को ये टीडीएस काटना पड़ेगा, तो बैंक हैज टू चेक whether the return of the person has filed or not। अरे बात समझ में आई, तो ये बैंक को वेरीफाई करना है और अकॉर्डिंगली टीडीएस का रेट डिसाइड करना है, ओके। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न को फाइल नहीं किया, अदरवाइज 1 करोड़ के ऊपर जितना जाएगा उसके ऊपर 2% से विड्रॉल। अब पढ़ो, अब समझ में आएगा, देखो, इफ द पे हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न of income of all of the three assessment year relevant to the 3 previous year for which the time limit of filing of return under section 139(1) has been expired। देखो ये अगर साल में पकड़ू 2021 तो इसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट अभी यहां पे एक्सपायर नहीं हुई ना, इसके रिटर्न फाइलिंग की डेट यहां इस ईयर में एक्सपायर नहीं हुई,
इसलिए मैंने आपको पिछले 3 साल, है ना, इस साल की डेट एक्सपायर नहीं हुई इसलिए उसके पिछले 3 साल देखे हमने, ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इन विच द पेमेंट ऑफ द सम मेड टू, मतलब जिस साल हमको ये टीडीएस डिडक्ट करना है उसके पिछले साल के टीडीएस, उसके पिछले साल के रिटर्न की डेट अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है, इसलिए इसलिए हमने क्या किया, ये लास्ट 3 ईयर, क्योंकि ये लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न अब आप 21-22 में भर ही नहीं सकते। ये लास्ट 3 इयर्स की 1920 की डेट क्या थी, लास्ट 31 मार्च 21 थी, इसके बाद तो ये रिटर्न जा ही नहीं सकता, बराबर। तो इसलिए हमने वो ईयर्स को कंसिडर किया। ओके, तो फिर क्या करना है, देखो, द अमाउंट विड्रॉन इफ मोर देन 20 lakhs but up to 1 crore 2% TDS, amount withdrawn more than 1 crore rate is 5। अरे ध्यान में आया? चल एक एग्जांपल करते तो और क्लैरिटी आई। देखो, इन केस ऑफ इंडिविजुअल से द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 21-22, मतलब आपके लिए टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ईयर है 21-22। इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर्स, असेसमेंट ईयर की बात किया 18-19, 19-20 एंड 20-21, ये प्रीवियस ईयर दिया यहां पे, आप ध्यान दो, ये प्रीवियस ईयर, और यहां असेसमेंट ईयर बोला है जिसके रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर कौन से होंगे, ये वाले जो अभी अपन ने एग्जांपल में देखा। देखो, ये 21-22 ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही, राइट, और ये बात कौन से ईयर की कर रहा है, देखो, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20। तो इन तीनों का रिटर्न आप ये ईयर में भर ही नहीं सकते 21-22 में, क्योंकि ये ईयर लास्ट ईयर 20 का रिटर्न तो आप 31 मार्च 21 तक भर सकते। तो उन ईयर के लिए बात कर रहा है। ही हैज नॉट फर्निश्ड द आरओआई एंड द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न 139(1) हैज बीन एक्सपायर्ड, वो पूरी एक्सपायर हो चुकी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये साल में एक्सपायर हो। द बैंक हैज पेड 50 lakhs इन कैश इन केस ऑफ हिज HUF, the similar position prevails, and during the 21-22 financial year the amount paid in cash to it by the bank is 120 lakhs। ओके, तो कहने का मतलब क्या है गाइस, उन्होंने बोला है कि ये जो अमाउंट है इसने इंडिविजुअल अकाउंट में 50 lakhs की कैश विड्रॉ की इंडिविजुअल अकाउंट्स में, और HUF के अकाउंट में 120 lakhs की कैश विड्रॉ। ओके, ऐसे ही बोला, एक बार देखो, एक सेकंड, एक बार और पढ़ते अपन, देखो, द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न 139(1) has expired during the financial year 21-22. The bank has paid 50 lakhs in cash in case of his HUF. This, अच्छा, bank has paid 50 lakhs in cash, and in case of HUF the similar position prevails during 21-22 and amount paid in cash to it by the bank is 120 lakh, right? तो ये जो 50 लाख पे किए ये उसके इंडिविजुअल अकाउंट में पे किए, आप लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो, और ये 120 लाख जो पे किए ये उसके HUF के अकाउंट में पे किए, राइट। तो अब देखो क्या सीन होगा, पहले अपन इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर लेते। इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होगा गाइस, इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होगा, इंडिविजुअल के खुद के अकाउंट में क्या होगा, तो कितना पे किया, 50 lakhs, मतलब ये 20 lakhs के ऊपर है, तो 30 lakhs रुपीस पे 30 lakhs रुपीस पे कितना परसेंट लगेगा, 2% TDS काटना पड़ेगा बैंक, तो ये आएगा 60,000। अरे बराबर, और HUF जो है, HUF के अकाउंट में कितना रुपए विड्रॉ किया उसने, HUF के अकाउंट में 120 lakhs। अरे बराबर 120 lakhs, तो इसमें अब दो पोर्शन होगी, क्या दो पोर्शन होगी गाइस, 2% काटा जाएगा, है ना, 20 लाख से 1 करोड़ तक, मतलब 2% 80 lakhs पे, और 1 करोड़ से ऊपर कितना है, 20 lakhs, तो 20 lakhs पे कितना काटा जाएगा, एट द रेट ऑफ 5। अरे समझे, आई बात ध्यान में आपके, देखो एक बार वापस, ऑलरेडी मैंने करके दिया, पहले ही बताया। ओके, वेरी सिंपल। लेकिन देखो अब कुछ लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इन लोगों ने यहां पे जो एडिशनल नोट मैंने दिए
इन लोगों ने अगर कैश विड्रॉ भी किया, इन लोगों ने अगर कैश विड्रॉ भी किया और वो 1 करोड़ से ऊपर गया, फिर भी इनका टीडीएस बैंक को नहीं काटना है ना। इन लोगों के केस में नीचे देखो, नीचे दिए गए लोगों के केस में बैंक को टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है ना, बैंक को टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। ओके, तो लेट्स सी, देखो टीडीएस अंडर दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इफ द पेईज, मतलब पेई मतलब जिसको अपन पेमेंट कर रहे हैं, वो कौन है? गवर्नमेंट है, बैंक है, या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस है। मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक, मतलब दूसरे बैंक के कोई अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसने कैश निकाली, एप्लीकेबल नहीं रहेगा। बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, एटीएम ऑपरेटर्स रहते, एंड एनी अदर पर्सन विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो इन्होंने कौन से पर्सन नोटिफाई किए, देखो यहां पे दिया है। पहले तो इतने ध्यान में रखो, गवर्नमेंट ने अगर विड्रॉ किया 1 करोड़ के ऊपर, टीडीएस नहीं। दूसरे बैंक ने बिजनेस करस्पॉन्डिंग ऑफ अ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स, एटीएम व्हाइट लेबल ये नाम है, एटीएम ऑपरेटर्स जो रहते दूसरे बैंक्स के, या फिर एनी नोटिफाइड पर्सन। अब ये नोटिफाइड पर्सन मतलब कौन, देखो दीज आर मनी चेंजर्स, है ना। जैसे आप कोई दूसरे कंट्री में जाना है आपको, तो क्या होता है, मनी एक्सचेंज करना पड़ता है, अथोराइज्ड मनी एक्सचेंज डीलर होते हैं ये, आरबीआई से जिनको नोटिफाई किया जाता है। ओके, तो देखो द अथोराइज्ड डीलर एंड इट्स एजेंट and sub-agent and full-fledged money changer licensed by RBI maintaining a separate bank account from which the cash withdrawal is made only for the purpose। मतलब ये जो authorized money exchange dealer होते ये कैश विड्रॉ कर रहे हैं फॉर व्हाट बेटा, फॉर द परचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट और नॉन रेसिडेंट विजिटिंग इन इंडिया or from a resident Indian on their return to India in cash as per the directions or the guideline issued by RBI। तो हो सकता है कि जैसा देखो कि आपको कहीं जाना है, तो आप ये मनी एक्सचेंज डीलर के पास गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपसे कैश लिया और आपको इसके बदले में क्या दिया, दूसरे कंट्री की करेंसी दिया। अब बहुत बार क्या होता है कि दूसरे फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया में आते, ध्यान से सुनो, फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया में आते, अब उनको इंडियन करेंसी लगती, तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं उन लोगों को देने के लिए। तो ये लोग जो बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे, भले क्यों ना वो 1 करोड़ से ऊपर जाए, फिर भी इनको टीडीएस की लायबिलिटी, मतलब बैंक को टीडीएस नहीं काटना है। डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस टू द रेसिपिएंट बेनिफिशियरीज इन इंडिया इन कैश अंडर मनी ट्रांसफर सर्विस एमटीएसएस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं घूम के आए और आपके पास कैश बच गई, अब है ना, कैश बच गई, आप यूएस से डॉलर, कैश मतलब डॉलर बच गए, राइट। अब ये डॉलर आप लोग क्या करते हो, डॉलर ये मनी एक्सचेंज वाले को रिटर्न करते हो और उसके बदले में कैश लेते हो। अब ये मनी एक्सचेंज डीलर कैश लाएगा कहां से, तो वो अगर कैश विड्रॉ करता है बैंक से, तो उसको भी एप्लीकेबल ये, मतलब उस केस में भी उसको टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, मतलब बैंक को उसका टीडीएस नहीं काट, राइट। पहले केस में क्या देखा हमने कि कोई दूसरे कंट्री का बंदा इंडिया में है, उसको इंडियन करेंसी में पैसे देने के लिए ये मनी एक्सचेंज डीलर ने विड्रॉ किया पैसा। या फिर मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई दूसरे कंट्री से, आपके पास दूसरे कंट्री की करेंसी है, आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हो, रूपी लेना चाहते हो, तो भी उसको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। कमीशन एजेंट्स और ट्रेडर्स ऑपरेटिंग इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एजेंसीज एपीएमसीज और रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एट अ कंसर्न स्टेट। सिंपल, कि एपीएमसी वाले जो रहते हैं, जनरली देखो ये किसानों से माल खरीदते, ये किसानों से माल, अब ये किसान लोगों को तो जनरली कैश ही देना पड़ता है भाई, है ना, जो फार्मर्स लोग हैं उनको कैश देना पड़ता है। तो ये एपीएमसी के जो लोग हैं, ये एपीएमसी के लोग कैश विड्रॉ करें और किसानों को देने के लिए विड्रॉ करते हैं, इसलिए उनको भी टीडीएस के ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहे। एंड कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज, सीआरएस बोलते हैं उनको, एंड फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स, मतलब ये एटीएम वाले लोग हैं। तो बहुत बार एटीएम में आपने देखा होगा गाड़ी एटीएम के बाहर खड़ी रहती है ना, पहले ये स्टेट बैंक के एटीएम के सामने, फिर वो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के सामने। तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, हर ये एक एजेंसीज है, ये एजेंसीज कैश विड्रॉ करती है, अपने गाड़ी में डालेंगे और फिर हर बैंक के साथ इनका टाइप है और वो बैंक के एटीएम में कैश
डाल के देती। तो ये अब कैश डाल के देने के लिए ये जो कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज है, ये एजेंसी कैश इनको विड्रॉ करना पड़ेगा आपको, तो ये इनको भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो टीडीएस के प्रोविजन है ये इनको भी एप्लीकेबल है। सो दीज आर ऑल एक्सेप्शंस जिनको ये 2% या 5% वाला क्लॉज नहीं लगे। ओके, ग्रेट। तो ये हो गया 194N। अब नेक्स्ट सेक्शन है 194O। अब ये भी बड़ा सिंपल सेक्शन है, देखो मैं समझाता हूं आपको क्या है इस सेक्शन में, क्या बोलना चाह रहा है। देखो ये है लेट्स से एडी क्लासेस, राइट। अब ये एडी क्लासेस के मैंने क्या किया, कुछ बुक्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के पास सेल करने के लिए रखे। लेट्स से ये कौन है, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इनके पास मैंने मेरे बुक्स रखे और ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट करके ये स्टूडेंट्स को मेरे बुक्स बेच रहा है। ओके, और इसके बदले में क्या करता है फिर बाद में, मुझे जैसे इसने ये टोटल मान के चलो 40 लाख रुपए के बुक्स बेचे, 40 लाख के बुक्स बेचे। अब ये क्या करते हैं, ये पूरा पैसा ये लोग किसके पास देंगे, अमेजॉन के पास। और फिर ये अमेजॉन पैसा मुझे वापस कर देता है अपना कमीशन काट के। लेट्स से उसका कमीशन है 10 लाख रुपए, एडी क्लासेस को 30 लाख रुपीज वापस दे दे। अब देखो सवाल ये उठा था कि ये अमेजॉन, ध्यान से सुनना, ये अमेजॉन को टीडीएस काटना है। किसका टीडीएस काटना है, एडी क्लासेस का। एडी क्लासेस का टीडीएस काटना है जब ये पेमेंट करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जब पेमेंट करेगा मुझे, क्योंकि मेरी इनकम है तो मेरा टीडीएस वो लोग काटेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सवाल ये है कि ये टीडीएस कितने रुपए पे काटेंगे। क्या ये टीडीएस 40 लाख रुपए पे काटा जाएगा जो पूरा पैसा अमेजॉन को मिला है कस्टमर से, या फिर वो ये 30 लाख रुपए पे काटा जाएगा जो कि मेरी इनकम। अगर आप लॉजिकली देखें तो ये टीडीएस 30 लाख रुपए के ऊपर काटना चाहिए क्योंकि ये मेरी इनकम है ना। मेरी इनकम 30 लाख है तो टीडीएस कितने रुपए पे काटना चाहिए लॉजिकली, 30 लाख रुपए के ऊपर। बट यहां हार्डशिप हुई, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो ग्रॉस सेल का अमाउंट है, ग्रॉस सेल, दिस इज नेट सेल, दिस इज नेट सेल। बट गवर्नमेंट ने बोला है जो ग्रॉस सेल है मतलब 40 लाख का, वो 40 लाख के ऊपर टीडीएस काटना है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अरे बात समझ में आई? तो देखो वहां पे क्या बोलता है, नेचर ऑफ पेमेंट, टीडीएस ऑन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन गुड्स और सर्विसेज। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जब मुझे पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस डिडक्ट करेगा। देखो पेयर कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, एनी पर्सन बीइंग ई कॉमर्स ऑपरेटर, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मेक माई ट्रिप, कोई भी हो सकता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर किसका टीडीएस काटेगा, रेसिडेंट पर्सन का, उसे बोलते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो ये एडी क्लासेस जो है, ये एडी क्लासेस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हो गया, है ना। मैं कौन हो गया, पार्टिसिपेंट हो गया। ओके, तो देखो कितने पे कितना परसेंट काटना है, 1%। लेकिन किस पे गाइस, देखो ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस काटना है। ग्रॉस अमाउंट यहां पे क्या है, 40 लाख। मतलब जब मुझे पेमेंट ये लोग करेंगे तो मुझे पेमेंट कितने रुपए का करना है उनको, 30 लाख रुपीस का, और लेस टीडीएस डिडक्ट करेंगे 40 लाख रुपए पे 1%, मतलब 40,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ध्यान से सुनो, ये जो टीडीएस किस पे रहेगा, ग्रॉस अमाउंट पे, 40 लाख इंटू 1%, राइट। तो इतना टीडीएस डिडक्ट करके बाकी पैसा 29,60,000 रुपीज का मुझे पेमेंट करे। ई कॉमर्स ऑपरेटर मुझे कितना पेमेंट करेगा, 29,60,000 ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस, ना कि ये 30 लाख पे। ओके, अब देख, नो टीडीएस इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, ऑल को अंडरलाइन करना, ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मतलब ये जो एडी क्लासेस है ये अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है। दूसरी कंडीशन, जो ग्रॉस सेल और सर्विसेज का अमाउंट है इट इज अप टू 5 लाख, मतलब ये जो सेल कर रहा है ये सेल, ये ग्रॉस अमाउंट
इज अप टू 5 लाख, ये 5 लाख रुपए तक है। और तीसरी कंडीशन, द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज फर्निश द पैन और आधार, तो फिर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट करेगा इसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अरे बात को समझे, देखो क्या बोला है उन्होंने कि ये जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, मतलब जो बंदा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आगे बेच रहा है, वो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, छोटा सा इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका ग्रॉस सेल, पूरा ग्रॉस सेल अप टू 5 लाख है, और इसने अपना पैन भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को दिया है, आधार पैन जो भी दिया है, तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोला कि आपने टीडीएस नहीं काटा तो भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ऑल द 3 कंडीशन। ओके, तो लेट्स से कि आशीष इंडिविजुअल है लेकिन मेरा टर्नओवर 10 लाख रुपए, तो क्या एग्जाम्शन मिलेगा टीडीएस काटने से ई कॉमर्स ऑपरेटर को? द आंसर इज नो, ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपलसरी टीडीएस काटना है। उन्होंने बोला है कि ग्रॉस सेल अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 5 लाख या अप टू 5 लाख। ओके, अंडर दिस सेक्शन टीडीएस डिडक्टिबल ऑन अ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल, ये ऑलरेडी बता दिया। फॉर दिस पर्पज पेमेंट मेड टू द परचेसर और ग्रॉस सर्विस गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट facilitated by e-commerce operator shall be deemed to be the amount paid or credited to the e-commerce operator, right? अब देखो क्या है उनका बोलना, क्या चाह रहे हो कि ये एडी क्लासेस है। अब लोग क्या अरेंजमेंट करने लगे देखो, और यहां है फ्लिपकार्ट, ओके, और ये सब कस्टमर्स है। अब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है देखो कि टोटल सेल 40 लाख का हुआ था, वो 40 लाख में से 10 लाख फ्लिपकार्ट का था और बचा हुआ 30 लाख किसका था गाइस? एडी क्लासेस का। तो हमने ऐसा अरेंजमेंट बनाया, कस्टमर्स को ऐसा बैंक डिटेल दिया कि कस्टमर ने अरेंजमेंट कैसे करना है कि ये 30 लाख रुपए इसके बैंक में, अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट को, आशीष को, एडी क्लासेस को देना ये 30 लाख रुपए। तो अरेंजमेंट ही पहले से ऐसा किया कि कस्टमर लोग 30 लाख रुपए तक का अमाउंट एडी क्लासेस में डालेंगे और 10 लाख तक का अमाउंट फ्लिपकार्ट के अकाउंट में डालेंगे, ऐसा अरेंजमेंट किया। तो अब सवाल ये उठा कि क्या इस केस में ग्रॉस सेल 10 लाख रुपए माना जाएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट के पास तो 10 ही लाख रुपए। द आंसर इज नो। ऐसे केस में उन्होंने बोला कि अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेंट के अकाउंट में पैसा जा रहा है और कुछ पैसा ई कॉमर्स ऑपरेटर के अकाउंट में रहा है, तो दोनों को आप क्लब कर दो, मतलब इस केस में भी आपका ग्रॉस सेल कितना माना जाएगा? 40 लाख रुपए का ही माना, ऐसा वहां पे। ओके, तो आपने ऐसा अरेंजमेंट किया तो भी ग्रॉस सेल टोटल होगा जो ई कॉमर्स के अकाउंट में गया और जो पार्टिसिपेंट के अकाउंट। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मीनिंग दिया है, वो तो सिंपल आपको मालूम है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ध्यान में रखो। और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मतलब क्या? जिसका गुड्स या सर्विसेज बेची जाती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के। इफ द टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194O is not deductible due to 5 lakhs limit, or the TDS cannot be deductible under any other section. However, this rule is not applicable if the amount received by e-commerce operator for hosting advertisement or providing the services which are not related to sale of goods or services. मतलब क्या गाइस, देखो ध्यान से सुनो कि अगर ये सेक्शन में टीडीएस काटा है तो फिर कोई और सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा, है ना? पहला पॉइंट तो ये बोला। और दूसरा पॉइंट बोला है दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, ये जो 5 लाख वाला है, received by a e-commerce operator hosting the advertisement or providing other services which are not related to, मतलब क्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर सर्विस दे रहा है, किसकी? एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, तो फिर ये यहां पे टीडीएस की लाइबिलिटी जो है, वो जो सेक्शन है जो हमने एग्जेम्पशन बोला, वो एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल पॉइंट, कुछ खास काम का नहीं। चलो एग्जाम्पल देखते तो आपको और आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। देखो वो पॉइंट कुछ खास इतना रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से। एबी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये इंडिविजुअल नहीं है या एचयूएफ भी नहीं, तो 5 लाख वाला क्लॉज यहां एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, सेलिंग बुक्स थ्रू अमेजॉन, इन ई कॉमर्स ऑपरेटर वांट्स टू नो अबाउट द टीडीएस इंप्लीकेशन, टीडीएस इंप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहता। पहला, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अमेजॉन इन सोल्ड द बुक्स ऑफ ₹32 lakhs एंड ट्रांसफर्ड 25,60,000 टू एबी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो बताओ टीडीएस किसके ऊपर कटेगा गाइस? ये 20, देखो अमेजॉन ने पूरे 20 लाख रुपए 32 लाख रुपए कलेक्ट किया ग्रॉस सेल,
बट ट्रांसफर किया 25,60,000, बाकी बचा हुआ उसका कमीशन होगा। तो बताओ टीडीएस जब ये अमेजॉन ट्रांसफर करेगा एबी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को, तो कितने पे टीडीएस काटेगा? 1%। ये टीडीएस काटा जाएगा 32,000 पे, मतलब 1% ऑन ग्रॉस अमाउंट, दैट इज 32। अरे समझ में आया? केस 2 देखते। सपोज इन अबाउ एग्जांपल अमेजॉन क्रेडिट एंड पेड द अमाउंट एज फॉलोज। ग्रॉस अमाउंट है 12 लाख, 15 लाख और केस 3 में 4 लाख। नेट अमाउंट को हमको देखना ही नहीं, हमें सिर्फ ग्रॉस अमाउंट का काम। बुक्स ऑफ अकाउंट बीओए मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हुआ 31/12 और पेड हुआ 7/1। हमें क्या देखना है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट और तो देखो विच एवर इज अर्लियर, 31/12 7/1 31/12, 31/1 9/2 31/1, 31 मार्च 15 मई 31 मार्च। तो ये दिन को हमें टीडीएस काटना है और कितना परसेंट? ये अमाउंट पे 1%। 1%। अरे बराबर, ये नेट को हमको देखना ही नहीं, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे। देन सपोज इन अबाउ एग्जाम्पल ग्रॉस अमाउंट इज ओनली 4.5 लाख, सिर्फ 4.5 लाख इंस्टेड ऑफ 32 एंड पेड और क्रेडिटेड ऑन 31 मार्च। बताओ क्या होगा? तो भी टीडीएस डिडक्ट होगा गाइस, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड है। हमने क्या देखा था कि वो 3 कंडीशन कौन कौन सी थी? पहली कंडीशन वो इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, वही कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं हुई। तो फिर आपको 4.5 लाख पे 1% टीडीएस, मतलब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिडक्ट करना। अरे समझे? फोर्थ केस में सपोज इन केस 3, मतलब ये केस में बोला उन्होंने असेसी इज मिस्टर एबी मतलब अब इंडिविजुअल है, इंस्टेड ऑफ एबी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फर्निशेस इज आधार एंड पैन टू अमेजॉन। अब देखो अब क्या हुआ? अब मिस्टर एबी ने, एबी इज अ पार्टिसिपेंट राइट, वो इंडिविजुअल है यस। जो ग्रॉस सेल अमाउंट है वो 4.5 लाख है, क्योंकि देखो वो केस 3 की बात कर रहा है राइट, एंड उसने आधार पैन अपना अमेजॉन को दिया। अब टीडीएस काटना पड़ेगा? द आंसर इज नो। इन दिस केस टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। ये टीडीएस एप्लीकेबल, अरे आई बात ध्यान में। एंड लास्ट वन, सपोज इन केस 1 अमेजॉन सोल्ड बुक्स ऑफ 32 lakhs but the amount of 15 lakhs directly received by AB Education Private Limited from the customer and remaining received by Amazon 10.6 lakhs। अब बताओ क्या होगा? अब ऐसे केस में, मतलब ऐसे केस में ग्रॉस सेल कितना माना जाएगा? 32 lakhs ही माना जाएगा, क्योंकि भले क्यों ना 15 लाख डायरेक्ट एबी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में आया, फिर भी 32 lakhs पे ही टीडीएस कटेगा 1%, दैट इज 32,000। अरे बात को समझे? ओके, सब पॉइंट में पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया राइट। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट आएगा इस नोट क्या है, इन द केस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 193 194, ये जो सब सेक्शन हम देख के आए 194 सी डी डी ई एफ जी, ये सब सेक्शन जो हमने देख के आए गाइस, ये कोविड के कारण क्या हुआ? कोविड के कारण उन्होंने क्या बोला? रिक्वायर्ड द डिडक्शन ऑफ टीडीएस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कौन से पीरियड में? देखो 14th of May 20 to 31st March 21, then the deduction of the TDS shall be made at the rate being 3/4 of the rate of this section। मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनो, कोविड के कारण है ना, कोविड के कारण क्या हुआ? 14th May 2020 टू 31st March 2021, इसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस जो काटने के रेट से आपके, मान के चलो वो 10% हो सकता है, वो 5% हो सकता है, वो 2% हो सकता है, वो 1% हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये पीरियड के बीच में अगर आपका ट्रांजैक्शन आ रहा है तो आपके ये रेट्स नहीं लगेंगे। मतलब टीडीएस आप कितने परसेंट से काट सकते हो गाइस? ये सब रेट्स का 3/4, मतलब ही मैं बोल सकता हूं 75% के हिसाब से आप टीडीएस काट सकते। जैसे अगर कोई केस में रेट है 10%, तो वो आएगा 7.5% से टीडीएस काटो। अगर 5% रेट है तो 5% का 75% करो, 3.75% से टीडीएस काट सकते। 2% का 1.5% से, और 1% है तो 0.75% से
ऐसे रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा अगर आपका ट्रांजैक्शन ये पीरियड के बीच में फॉल हो रहा है। अरे बात को समझे आप? जैसे हमने यही केस में देखा, तो बैंक को टीडीएस कितने परसेंट से काटना पड़ता है? 1%। बट अगर आपके कैश विड्रॉवल ये साल में ये पीरियड के बीच में, तो बैंक टीडीएस कितने परसेंट से काटेगी? केवल 0.75% से टीडीएस काटेगी, राइट? दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड। बट नॉर्मल जो रेट्स है वो तो पुराने ही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो ओल्ड रेट्स है वही रेट्स अप्लीकेबल है जो आपको सब सेक्शंस में मैंने दिए। रेट ऑफ टीडीएस जो है वो सब सेक्शन में दिए, वही रेट्स एप्लीकेबल। ओके, चलो ग्रेट गाइस, एक बार फटाफट रिवाइज करो।